गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ रहे थे इसके पहले, और टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम लोगों ने कई टाइप के वेक्टर पढ़े, और हमने आपको बताया था कि जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इन चार को हम लोग थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे, इसलिए इन चारों को मैंने छोड़ दिया था। और बाकी जितने वेक्टर हैं, जितने टाइप के वेक्टर हैं, जैसे आप इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, को प्लेनर, को लीनियर, को इनिशियल, को टर्मिनस, ये सब वेक्टर का जो केवल हमको इंट्रोडक्शन या परिचय पढ़ना था, उनको हम लोग इसके पिछले पार्ट में पढ़ चुके थे। अब आइए हम लोग जो बाकी चार वेक्टर बचे हैं, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इनकी स्टडी करें और ध्यान से पढ़िए। ये चारों सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हीं पर बेस्ड चैप्टर्स के न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, तो हम हेडिंग डाल लीजिए। जो भी पॉइंट आप जितने वेक्टर पढ़ चुके थे, आप सीरियल वाइज लिख रहे थे, पॉइंट 1 2 3 करके, जो भी नंबर आता है उसमें आप हेडिंग डाल लें जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर या इसको नल वेक्टर भी कहते हैं, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ें। वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण यानी न्यूमेरिकल वैल्यू जीरो हो, तो ऐसे वेक्टर को जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहते हैं। यानी कोई भी वेक्टर, चाहे फोर्स हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वेलोसिटी हो, जितने भी वेक्टर क्वांटिटी पढ़े हो, उसमें से कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू परिमाण शून्य हो, जीरो हो, ऐसे वेक्टर को हम जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहते हैं। इसका डेफिनेशन लिख सकते हो, ए वेक्टर व्हिच मैग्नीट्यूड इज जीरो कॉल्ड जीरो वेक्टर। वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, उसको जीरो वेक्टर कहते हैं। और जीरो वेक्टर को डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, ऐसे। तो वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, न्यूमेरिकल वैल्यू जीरो हो, उसको जीरो वेक्टर कहेंगे। और जीरो वेक्टर को जीरो पर एरो लगाकर हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हो गया जीरो वेक्टर का डेफिनेशन। अब जीरो वेक्टर का आपसे एग्जाम्पल पूछा जा सकता है या पूछा जाता है। तो जीरो वेक्टर के आप कई एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल, यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो वेक्टर होगा। यानी आप पहला एग्जाम्पल दे सकते हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए रेस्ट ऑब्जेक्ट इज जीरो वेक्टर। यानी यदि कोई ऑब्जेक्ट, यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह जीरो वेक्टर होगा। ठीक, उसी तरह से यदि कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रही है तो उसका एक्सीलरेशन भी जीरो वेक्टर होगा। कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी यदि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रही है तो उसका जो एक्सीलरेशन होगा वो जीरो होगा, यानी जीरो वेक्टर होगा। तो आप सेकेंड एग्जांपल दे सकते हो, एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी moving with constant velocity is zero vector। यदि कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका एक्सीलरेशन जीरो वेक्टर होगा। ठीक, तीसरा, यदि दो वेक्टर इक्वल और अपोजिट हो, जैसे मान लीजिए ये पेन है, इस पर एक आदमी 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा है
दूसरा 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा है, तो इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा? 0। तो इसका मतलब कि यदि दो वेक्टर कोई भी हो, इक्वल हो और अपोजिट हो, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वह 0 वेक्टर होगा। यानी तीसरा एग्जांपल दे सकते हो, द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्विवेलेंट अपोजिट वेक्टर इज 0 वेक्टर। यानी कोई भी दो वेक्टर जो इक्वल हो और अपोजिट हो, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो भी 0 वेक्टर होगा। तो इस तरह से 0 वेक्टर के बहुत सारे आप एग्जाम्पल दे सकते हो। हमने आपको 3 एग्जाम्पल दिए जो बहुत ही सिंपलेस्ट हैं। तो आपसे जब भी कोई पूछे तो आप आसानी से 0 वेक्टर के एग्जाम्पल बता सकते हैं। तो क्लियर हो गया 0 वेक्टर का डेफिनेशन, कि वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू 0 हो उसको 0 वेक्टर कहते हैं। 0 वेक्टर को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। और 0 वेक्टर का यदि आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए तो तमाम एग्जाम्पल हैं जिसमें हमने आपको 2-3 एग्जाम्पल समझा दिए। तो 0 वेक्टर का एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप इन तीनों में से और भी बता सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी चीज जान लें, यदि कई वेक्टर इस तरह से वर्क कर रहे हों किसी बॉडी पर कि सारे वेक्टर का यदि एरो बनाया जाए, सिंबल बनाया जाए और वो एक क्लोज लूप आए, तो उसका भी रिजल्टेंट 0 होता है। ये मेडिकल में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार। यूपी ट्यूब में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर बस इतना सा जान लीजिए, इफ more than 2 vectors forms a closed loop, then their resultant will be then their resultant will be 0। यानी हम इसको फिगर से समझा दे रहे हैं। मान लीजिए एक वेक्टर ये A है, एक वेक्टर ये दूसरा B है, एक वेक्टर ये C है और एक वेक्टर ये D है। यहाँ पर 4 वेक्टर का एरो दिखाया गया है और आप देख रहे हो कि चारों के चारों मिलकर एक क्लोज लूप बना रहे हैं। तो इनका रिजल्टेंट निकालने को कहा जाए तो इनका रिजल्टेंट 0 होगा। इसमें सॉल्व करने की कोई बात नहीं है। तो ये याद रखिएगा हमेशा कि जब भी कई वेक्टर मिलकर एक क्लोज लूप बनाएं या कई वेक्टर किसी बॉडी पर वर्क कर रहे हों और सबके एरो को यदि आपस में जोड़ दिया जाए और सब मिलकर के यदि एक क्लोज लूप बनाते हैं तो उन सभी वेक्टर का रिजल्टेंट 0। तो 0 वेक्टर का डेफिनेशन हो गया, एग्जाम्पल हो गया। एक इसमें छोटी सी खास बात बता दिए। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ 0 वेक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ 0 वेक्टर। 0 वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज आप समझ लीजिए, जब भी पूछा जाए लिख लीजिए। जैसे पहली प्रॉपर्टी, यदि किसी वेक्टर में 0 वेक्टर को ऐड कर दिया जाए तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी प्रॉपर्टीज में यहाँ पहला पॉइंट यहाँ जो लिख डाले हैं हम, इसमें आप लिख लीजिएगा वही चीज़ जो हम बोल रहे हैं कि यदि किसी वेक्टर में 0 वेक्टर को ऐड किया जाए तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये दिखा दीजिएगा। दूसरा, इसको भी आप स्टेटमेंट लिख लेना, यदि किसी वेक्टर में 0 वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तीसरा स्टेटमेंट लिख लीजिएगा कि यदि किसी वेक्टर को 0 वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वह वेक्टर भी 0 वेक्टर बन जाता है।
यानी जीरो वेक्टर की 3 प्रॉपर्टी हमने स्पेशली आपको बताई कि यदि किसी वेक्टर में जीरो वेक्टर को ऐड करते हो तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि किसी वेक्टर में से जीरो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो भी उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तीसरा हमने बताया कि यदि किसी वेक्टर में जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो वह वेक्टर भी जीरो वेक्टर बन जाएगा। ठीक, तो जीरो वेक्टर का डेफिनेशन हो गया, एग्जाम्पल हो गया और प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, आगे देखिए। अब इसमें जीरो वेक्टर तो मैं कंप्लीट कर दिया। जीरो वेक्टर में एक चीज और बताना था, लामीस थ्योरम। और लामीस थ्योरम है क्या, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। लेकिन चूंकि ये कंपटीशन पार्ट है इसलिए मैं इस चैप्टर के लास्ट में इसको पढ़ाऊंगा। पहले मैं अपने कोर्स की चीज़ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन लास्ट में पढ़ाएंगे जरूर, इम्पॉर्टेंट है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो लामी थ्योरम क्या है, कौन से क्वेश्चन लामी थ्योरम के हैं, ये कैसे हम जानेंगे, और लामी थ्योरम से हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम चैप्टर के लास्ट में कंपटीशन फोकस हेडिंग करके आपको बता देंगे। तो चैप्टर में कई छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लास्ट में निश्चित रूप से बताएंगे। अभी इस समय यहाँ पर केवल हम अपने क्लास का बोर्ड का सिलेबस पढ़ा रहे हैं। तो जीरो वेक्टर हो गया। अब आप अगला जो भी पॉइंट हो लिख लीजिए, यूनिट वेक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर, तो सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन जाने कि यूनिट वेक्टर है क्या। तो वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू या परिमाण हिंदी में कह लीजिए 1 हो, ऐसे वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। यानी वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसका परिमाण 1 हो, ऐसे वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो बहुत सिंपल फॉर्म में आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हो, ये वेक्टर which magnitude is 1 called यूनिट वेक्टर। यानी वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, 1 हो, ऐसे वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। डेफिनेशन हो गया। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि हम यूनिट वेक्टर पढ़ें क्यों। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो तो ये हमारे लिए इतना स्पेशल क्यों है कि इसका अलग नॉमिनेशन यूनिट वेक्टर हो गया, इसको अलग से हेडिंग डाल के हम पढ़ रहे हैं। आखिर खासियत क्या होती है। तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि यूनिट वेक्टर की पढ़ाई क्यों करते हैं। जैसे आमतौर पे यदि यूनिट वेक्टर लिखा गया और कहा गया डेफिनेशन बताया, तो आपने डेफिनेशन बता दिया कि वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ऐसे वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो आपके भी दिमाग में सवाल उठता है और आपसे लोग पूछ भी सकते हैं कि वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है वो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, ये इतना खास क्यों है कि इसकी अलग से पढ़ाई कर रहे हैं, अलग से इसका नाम लिख रहे हैं। आखिर बात क्या, क्यों यूनिट वेक्टर की पढ़ाई करते हैं। तो आपको यहाँ पर मैं सिंपल सेंटेंस में बताता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। आप जानते हो जैसा कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। यदि कोई वेक्टर है जिसका डायरेक्शन आपको नहीं पता तो उस वेक्टर को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उस वेक्टर से रिलेटेड, उस क्वांटिटी से रिलेटेड किसी से आप बात नहीं कर सकते। तो इसलिए हर वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की तो आवश्यकता है, डायरेक्शन की तो जरूरत है। तो यदि किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करना हो, ध्यान दीजिएगा, जैसे वैसे कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अप, डाउन, इनवर्ड, आउटवर्ड तो हम जनरली बोल लेते हैं। लेकिन
कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यानी जो एक्स वाई जेड एक्सिस हम बताए थे, यदि उसमें किसी वेक्टर का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना हो तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं चलता है, वहाँ आउटवर्ड इनवर्ड नहीं चलता है। इसलिए यदि किसी वेक्टर को कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करना पड़ जाए तो वहाँ पर उस वेक्टर का डायरेक्शन हम बिना यूनिट वेक्टर के हेल्प से नहीं बता सकते, नहीं समझा सकते, नहीं समझ सकते। इसलिए यदि आपसे कोई पूछे कि यूनिट वेक्टर की पढ़ाई क्यों करते हो, तो सीधा सा बता दीजिए कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी वेक्टर का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर की पढ़ाई करते हैं। यानी यूनिट वेक्टर के डेफिनेशन के बाद पहली चीज इसकी लिख लीजिए कि यूनिट वेक्टर्स आर generally used to represents the direction of a vector in coordinate system। यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी वेक्टर का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है। अगली चीज, अगला पॉइंट पढ़ने के पहले एक बात का ध्यान देना। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर क्वांटिटी है ए, तो यदि ए के ऊपर एरो लगा हो तो इसे हम पढ़ेंगे वेक्टर ए, और यदि केवल ए लिखा हो उस पर एरो ना लगा हो या एरो लगा हो उसके साथ माड हो, तो ये दोनों चीजें सेम होती हैं। ये याद रखना कि किसी वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर एरो ना लगा हो या एरो लगा के माड लगा हो, ये दोनों बात एक है। इसको हम पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है। तो कोई भी, जैसे मान लीजिए एफ लिखा है उसके ऊपर एरो लगा है तो उसको वेक्टर एफ बोलेंगे, या केवल एफ लिखा हो तो उसे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ लिखेंगे। मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, और या तो वेक्टर एफ लिख के माड लगाया हो तो भी उसका मतलब वही होता है। तो यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन बता दिया, यूनिट वेक्टर क्यों पढ़ते हैं, इसकी जरूरत क्या है, ये भी आपको बता दिया गया। अब यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं, यहाँ पर हम फार्मूला बता दे रहे हैं और हेडिंग के लास्ट में इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी लगवा देंगे कि कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज डिटरमाइंड by following फार्मूला। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर बताइए, यानी यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। अच्छा, एक बात और यहां पर याद रख लीजिएगा, इट इज डिनोटेड बाई सिंबल कैप ऑन सिंबल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ये हम भूल गए थे। तो जैसे मान लीजिए ए पर एरो है, इसे वेक्टर ए पढ़ेंगे। एरो हटा दिया गया या एरो लगा मार्क लगा दिया गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए पढ़ेंगे। और यदि यही ए पर कैप लगा दिया गया तो इसे पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। ये देखिए, तो किसी भी, जैसे मान लीजिए हमने यहां पर एफ लिख के ऐसे लगा दिया, तो इसको पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर
ऑफ वेक्टर एफ। तो यदि एफ पर एरो लगा हो तो वेक्टर एफ पढ़ेंगे, एफ पर से एरो नहीं लगा हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ पढ़ेंगे, और यदि एफ पर कैप लग गया हो तो इसे यूनिट वेक्टर ऑफ एफ पढ़ेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए निकालना है, तो वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर को हम लिखेंगे कैसे, ए पर कैप लगा देंगे, और किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो क्या करिए, वह वेक्टर ऊपर लिख दीजिए और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। ये फार्मूला है। इस पर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, कैसे लगेंगे, ये हम इसी हेडिंग के लास्ट में बताएंगे। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो क्या कीजिए, वह वेक्टर ऊपर लिख दीजिए और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। उसी तरह से मान लीजिए वेक्टर एफ का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो क्या करिए, ऊपर वेक्टर एफ लिख दीजिए और नीचे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। तो ये यूनिट वेक्टर निकालने का फार्मूला है। तो आपसे कोई पूछे कि किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं, तो आप बता दीजिए किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उस वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, अगली बात, टू represents the direction of a vector in coordinate system there are three unit vectors I cap, J cap and K cap are generally used। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी वेक्टर का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम जनरली 3 यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, I कैप, J कैप और K कैप। अब आपसे पूछा जाए कि I कैप क्या है, तो I कैप बता दीजिए यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, J कैप यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, K कैप यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो I कैप एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, J कैप वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर और K कैप जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा फिगर से भी आप समझा सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको हमने बताया था कि 3 एक्सिसेज होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और 3 प्लेन होते हैं, ये भी आपको हमने बताया था। एक एक्स वाई प्लेन, एक वाई जेड प्लेन और एक जेड एक्स प्लेन। तो यहाँ एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर के। यदि कहीं आई और जे एक साथ हो तो यह बताता है कि वो वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है। यदि जे और के कहीं एक साथ हो तो ये बताता है कि वह वेक्टर वाई जेड प्लेन में है। यदि के और आई कहीं एक साथ हो तो यह बताता है कि वह वेक्टर जेड एक्स प्लेन में है। और यदि कहीं आई, जे, के तीनों एक साथ हो तो वह बताता है कि वह वेक्टर स्पेस में है। तो इतना याद रखिएगा कि आई कहीं हो तो इसका मतलब एक्स एक्सिस का डायरेक्शन बता रहा है, केवल जे कहीं हो तो वाई एक्सिस की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है, कहीं केवल के हो तो जेड एक्सिस की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है, और आई जे दोनों एक साथ हों तो इसका मतलब बात एक्स वाई प्लेन की हो रही है। यदि जे और के एक साथ हों तो इसका मतलब बात वाई जेड प्लेन की हो रही है। यदि के और आई एक साथ हो तो इसका मतलब बात जेड एक्स प्लेन की हो रही है।
अब रियल में इसका मतलब क्या है, हम इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में कैसे समझेंगे, क्या लिखा हो तो हम उसका क्या मतलब समझेंगे, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस पार्ट में इतना ही। थैंक यू।